हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हुई थी प्रेस करने से। सबसे ज्यादा बोरिंग काम मुझे लगता है, लेकिन आज आंख खुलते ही सबसे पहले मुझे यही काम करना पड़ा, क्योंकि मम्मी यहाँ पर चार धाम यात्रा पर जा रही हैं 25 तारीख को। तो उसकी पैकिंग कर रही थी, तो उसमें कुछ कपड़े ऐसे थे जो अभी प्रेस नहीं हो पाए थे। मोस्टली सामान वैसे तो नया ही आया, उनके सूट वगैरह, लेकिन जो कुछ लोअर वगैरह थे या टी शर्ट वगैरह थी वो प्रेस नहीं हुई थी, तो वो मम्मी प्रेस करनी थी। तो रूम से जैसे ही बाहर निकली तो उन्होंने फिर मुझे बुला लिया था कि चाय पी ले पहले। अब मैंने वहां उनको प्रेस करते हुए देखा, तो सोचा कि भाई अगर कपड़े सूख गए होंगे तो फिर मैं भी अपने जितने भी कपड़े प्रेस करने के लिए थे वो मैं सारे प्रेस कर दूंगी। अब यहाँ यही था कि एक एक करके सोच तो रही थी कि पहले इनके करके रख दूंगी, लेकिन फिर जब समय देखा कि अभी बच रहा है तो फिर मैंने अपने सारे कपड़े जो भी थे वो मैंने प्रेस करने शुरू कर दिए थे। अभी यहाँ अगर मम्मी की यात्रा की बात करूं तो यहाँ काफी सारे लोग हैं जो जा रहे हैं, तो उनके साथ मम्मी भी जा रही हैं। अभी सारी पैकिंग उनकी हुई नहीं है, सामान ऑलमोस्ट सारा आ चुका है उनका। और कोशिश यही रहेगी कि 2 दिन पहले ही उनका सारा जो सामान है ले जाने का वो सारा अरेंज हो जाए। उसके बाद बिल्कुल एंड टाइम पर कोई चीज ऐसी ना हो कि भाई एकदम से हम लोगों को बुलानी पड़े या मंगानी पड़े। अब यहाँ मम्मी जा रही हैं तकरीबन 10 दिन के लिए, तो 8 जोड़ी कपड़े तो देखिए कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ मम्मी कुछ सूट और कुछ साड़ियां भी रख रही हैं, शायद कुछ गर्म कपड़े रखे हैं एक दो, क्योंकि देखिए केदारनाथ में ठंड रहेगी ही रहेगी, बाकी और जगह का मुझे आइडिया नहीं है। बद्रीनाथ में इस टाइम वेदर ठीक है, क्योंकि मैं शायद जुलाई के आसपास गई थी, तब इतना ज्यादा ठंडा नहीं था वहां पर। सिर्फ एक नॉर्मल सी जैकेट हम लोगों ने परचेज करी थी, वो भी नाइट के लिए। तो बाकी कोई दिक्कत परेशानी ऐसी नहीं है, सब परिवार के लोग ही जा रहे हैं, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है मम्मी के लिए वहां पर। अभी हम मेरठ में इतनी ज्यादा लाइट परेशान कर रही है, ना तो दिन में सो सकते हैं ना ही रात में सो सकते हैं। ध्रुव भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको भी सर्दी खांसी जुकाम सा हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा रात में रोता है, परेशान करता है। जैसे नाक वगैरह बंद हो जाती है तो फिर उसको दवाई देनी पड़ती है या विक्स लगानी पड़ती है उसको। तो बार बार आजकल आंख बहुत ज्यादा खुल रही है, और लाइट के बिना मुझे वैसे भी नींद नहीं आती। ऊपर से मेरे एक पैर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे दवाई लेकर आनी पड़ी, कि मुझसे चलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ ये था कि अभी रात भर इतना ज्यादा हेडेक रहा है मेरे साथ कि भाई मैं मतलब सो नहीं पाई ठीक से। उसके बाद भी सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई थी, तो आंख खुलते ही सबसे पहले यही था कि भाई अगर जो भी काम निपट सकता है उसको निपटाने के बाद फिर मैं आराम से सो जाऊंगी। अब ध्रुव का भी यही रहता है, कभी साथ में उठ जाता है तो वो जब मैं सोने जाती हूँ तो मेरे साथ सो जाता है, वरना तो फिर मैं उससे मारपीट कर या सुबह सुबह का टाइम था, अभी कोई उठा नहीं था, तो बस यही था कि मम्मी के रूम में बैठे हुए हम लोग जाने आने की तैयारी की बात कर रहे थे, क्या क्या सामान रखना है, कैसे रखना है, वो सब बात हम लोग कर रहे थे बैठे हुए। और अभी हस्बैंड को भी 9 साढ़े 9 बजे तक निकलना है, तो बस ये था कि कपड़े जितनी जल्दी प्रेस हो जाएंगे। आज जल्दी इसलिए प्रेस हो रहे हैं कि एक तो मैं फोन नहीं देख रही हूँ, दूसरा टीवी नहीं देख रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस हो पा रहे हैं मेरे, वरना मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ ये देखिए इतने सारे कपड़े जो मैंने प्रेस किए हैं, ये आधे पौने घंटे में प्रेस हो गए थे, वरना मुझे इन्हीं कपड़ों को प्रेस करने में समय लग जाता है, क्योंकि मैं फिर टीवी वगैरह में अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेती हूँ। अभी सफाई वगैरह नहीं हुई है, कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं सफाई करूंगी। अब यहाँ अंदर से मुझे ध्रुव के रोने की आवाज आई, तो फिर मैं मम्मी को बोलकर गई कि 2 शर्ट जो प्रेस करने की है वो आप प्रेस कर दो, बाकी मैंने कर ही दिए थे। तो यहाँ मम्मी ने 2 शर्ट प्रेस करनी शुरू कर दी थी। अब ध्रुव का ये था कि या तो फिर वो डायरेक्ट ही नीचे जाएगा, नहीं तो फिर उसको मैं मम्मी के पास छोड़कर पहले सफाई करूंगी। नहा मैं पहले ही चुकी थी, क्योंकि रात भर इतनी ज्यादा परेशान रही हूँ गर्मी में कि एसी कूलिंग करना जैसे ही शुरू करता है कमरे को, तुरंत लाइट चली जाती थी, तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा अजीब अजीब सा चिप चिप सा फील हो रहा था। तो आंख खुलते ही सबसे पहले मैंने यहाँ नहा लिया था। अब यहाँ ध्रुव को मम्मी के पास बिठाकर मैंने शुरू कर दी थी सफाई, क्योंकि नहाने के बाद अगर अब सफाई कर रही हूँ तो फिर यही है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा नहाऊंगी जरूर। अब यहाँ सफाई हो जाएगी, मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी, अब इसके बाद जो भी नाश्ते वगैरह की तैयारी होगी वो मैं कर लूंगी। अब हमारे यहाँ पर ना सोने का रूटीन इतना ज्यादा खराब है कि कोई 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है। मैं अपनी बताऊं, रात में दर्द की वजह से मुझे नहीं पता मुझे कितने बजे नींद आई है। हार कर जब मुझसे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हुआ तो फिर मैंने उठकर एक पैरासिटामोल खाई, उसके बाद ही मेरे पैरों में आराम लगा। अब पैर गीले कर लो या एसी की हवा जब तक पैरों पे ना पड़े मुझे नींद नहीं आती, और कई दिन से लाइट इतनी ज्यादा परेशान कर रही है ना कि मुझे सच में कई दिनों से नींद आती ही नहीं है। अब यहाँ आप कितनी भी कोशिश कर लो दिन में गहरी नींद में सोने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो आंख बार बार खुलती ही खुलती है। तो मेरे साथ यही होता है कि मैं दिन में प्रॉपरली सो नहीं पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरा मन नहीं है तो मैं काम फैला लूंगी, ध्रुव की अलमारी लगा लिया, अपनी अलमारी सेट कर लिया, रूम को ठीक से अरेंज कर दिया, फिर मैं ऐसे काम फैला लेती हूँ। अब परसों तरसों भी यही हुआ, मैंने ध्रुव की अलमारी अरेंज करी तो पूरी दोपहरी में सो नहीं पाई। अब रात को लाइट ने परेशान किया तो फिर बहुत ज्यादा उससे दिक्कत होने लगी।
और मेरा ये है कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती ना तो फिर मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी महसूस होती है, फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती ठीक से। अब फेयरवेल के बाद जब भाभी रात में आई तो रात में आकर उन्होंने छोले भटूरे खाए थे। अब पता नहीं गर्मी की वजह से उन्हें दिक्कत हुई या क्या रीज़न था, उनको बैक टू बैक उल्टियाँ होने लगी थी। रात में उनको पानी भी नहीं चल रहा था, तो फिर मम्मी वगैरह दवाई लेकर आए थे उनके लिए। तो अभी फिलहाल ये है कि आराम है, लेकिन गर्मी की वजह से आजकल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं भी निकलने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। और इस बार तो ये है कि मैं अगर थोड़ी सी भी देर गर्मी में चली जाती हूँ ना तो आने के बाद मेरा सर इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि भाई मुझे फिर सोना ही पड़ता है या लेटना ही पड़ता है। वरना मैं इतना ज़्यादा धूप में घूमी हूँ भाई ऑफिस की वजह से। देखिए ऑफिस में तो देखिए प्रॉपर आप एसी में बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन ये था कि मैं जब फील्ड में भी जाती थी कभी कभी तो उस टाइम पर मुझे धूप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और भाई मेरे यहाँ तो एसी भी नहीं था उस टाइम पर कि मैं एसी में जाकर बैठूंगी या एसी में जाकर सोऊंगी। अब यहाँ घर में एसी भी है, पंखे भी हैं, पर यह है कि एकदम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि पता नहीं शादी के बाद इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो जाता है बॉडी में। अब यहाँ जीने पे पोछा लग चुका था, ऊपर जीने पे पोछा लगा दिया है, फ्लोर पे पोछा लग चुका है। मम्मी ने कपड़े प्रेस करके अभी रूम में ही छोड़ दिए हैं। जितने कपड़े मैंने प्रेस किए थे वो भी सब एक जगह पर आ गए हैं। अब यहाँ ये है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं नीचे की सफाई फिर से कर दूंगी। कल वैसे मैंने धुलाई करी थी बाहर वाले एरिया की, तो अभी फिलहाल देखती हूँ पोछा ही लगेगा। अब यहाँ मैं किचन में आ गई थी। काम वगैरह समेटने के बाद नीचे की सफाई अब मैं बाद में करूंगी। यहाँ भाभी ने ले रखी थी थोड़ी सी ताजी ताजी गोभी, तो ध्रुव के लिए पहले दूध बना देंगे, उसके बाद चॉपिंग करेंगे। आलू वगैरह सब छील दिए हैं, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह सब छिल चुका है। तो बस अगर कहेंगी तो मैं फिर छौंका लगा दूंगी, इसमें तड़का लगा दूंगी। कुकर में ही बनाऊंगी आज, कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि हस्बैंड भी उठ चुके हैं और भैया भी नाश्ते का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ बस यही रहेगा कि कुकर में जल्दी से सीटी आ जाएगी तो दोनों के लंच पैक हो जाएंगे। अब जितनी देर मैंने सफाई करी थी उतनी देर ध्रुव मम्मी के पास बैठा हुआ था उनके रूम में, क्योंकि वो वहां प्रेस कर रही थी इनके कपड़ों पे, एक दो शर्ट्स पे। तो फिर मैं वहीं पर ही छोड़कर आ गई थी। पर अभी ये था कि मैं जब नीचे आ रही थी तो उसको साथ में ले आई थी, क्योंकि उसे लग रही थी भूख, तो उसने दूध आते ही मांग लिया था यहाँ पर अपनी ताई से। तो आजकल वो थोड़ी थोड़ी चीजें बोलना सीख रहा है, तो अपने इशारों में अपने लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी चीजें वो बोलने लगता है, तो समझ में आ जाती कि वो क्या मांग रहा है। अब यहाँ भाभी ने कर दिया था दूध उसके लिए, और यहाँ मैंने इधर दूसरे वाली गैस पे चढ़ा दिया था कुकर। छोटा वाला कुकर चढ़ाया क्योंकि सब्जी ज्यादा नहीं है, और गर्मी की वजह से हम लोग कोशिश यही करते हैं कि भाई एक बार का खाना बन जाए, उसके बाद दोबारा चाहे हम लोग रात में बना लें या तीसरी बार भी बनाना पड़े दोपहर में या शाम में, तो हम बच्चों के लिए तीसरी बार चौथी बार भी बना देते हैं, लेकिन खाना बर्बाद ना हो जरा सा भी। अब ध्रुव का भी यही हो रहा है कि गर्मी की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ठीक से ना तो खाता है ना पीता है, और खाने में तो इतना ज्यादा चोर हो रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इतना ज्यादा पीछे भागना पड़ता है उसको खिलाने के लिए। 100 तरह की बातें करूंगी तब जाके तो वो थोड़ा सा खाता है। अब यहाँ दूध का भी उसका यही हो रहा है कि थोड़ा सा दूध छोड़ देगा, वो शीशे में रखा रहेगा या कटोरी में करके रखूंगी तो वो भी बैठ जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर इस टाइम। अब यहाँ मैंने थोड़े से प्याज को और लहसुन को चॉप करके तड़का लगा दिया था। आज टमाटर नहीं थे तो टमाटर मैंने आज गोभी की सब्जी में नहीं डाले हैं। नॉर्मल मसाले अपने वही धनिया हल्दी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला नमक के साथ इसमें लगा दिया था तड़का, और कुकर का ढक्कन अब हो जाएगा बंद। इतने आटा वगैरह लगा देंगी भाभी, और उसके बाद जो भी पराठे वगैरह खाएंगे या रोटी वगैरह खाएंगे इसके साथ नाश्ते में या लंच में, वही हम लोग। अब यहाँ मैं शुरू से ही कहती हूँ कि हमारे यहाँ बर्तन और कपड़ों का कोई टाइम नहीं है, कभी भी धुलवा लीजिए कभी भी इकट्ठे करवा लीजिए, और वही होता है। अभी देखिए नाश्ता वगैरह भी किसी ने किया नहीं है, उसके बाद भी इतने सारे बर्तन ऑलरेडी सिंक में पड़े हुए हैं। अब आप लोग यकीन नहीं करने के हैं, हमारे यहाँ कपड़ों का भी यही हिसाब है कि एक दो दिन में इतने ढेर कपड़े हो जाते हैं कि 2-3 लोड लगाने पड़ते हैं। दूसरा बर्तनों का हमारे यहाँ पे यही हिसाब है कि नाश्ता करो या ना करो उसके बाद भी बर्तन सिंक में भरे ही रहते हैं। कम से कम मैं बता रही हूँ 10 बार बर्तन पूरे दिन में धुल ही जाते होंगे, रात के 12 बजे तक भी अगर मैं हिसाब लगाऊं तो। जो भी आता है बर्तन धोता हुआ ही आता है। अब यहाँ ये था कि अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं करा है, उसके बाद भी इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और अभी नाश्ते के बर्तन और धुलेंगे तो वो एक बार राउंड और लग जाएगा, और एक बार मम्मी अभी बर्तन धो चुकी होंगी सुबह हमारे लोग के आने से पहले। अब यहाँ एक मैम मुझे कमेंट करके कई बार पूछ चुकी हैं कि मैम मीशो से कैसे काम कर रही हूँ या मैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो देखिए मैं कमेंट के अंदर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको आइडिया दे सकती हूँ कि मैं मीशो का जो अकाउंट है काफ़ी टाइम से चला रही थी, और मैंने फिर मीशो क्रिएटर क्लब जो इंस्टाग्राम पे एक पेज है वहाँ से उसको रजिस्टर कर लिया था एफिलिएट के लिए।
तो अब वहाँ उसमें जाकर डिटेल्स जितनी भी आप लोगों को वो रिक्वायर्ड करते हैं, जितनी वो मांगते हैं, वो वहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप मीशो क्रिएटर क्लब से ये सारा काम शुरू कर सकते हैं। मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें मौसी ने बताई हैं, सुनीता मौसी ने, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वीडियो से देखकर सीखी हैं। और उस दिन जब मैं उनके घर पर गई थी तो मैं यही सारी चीज़ें सीखने के लिए गई थी। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें अभी और भी सीखनी है, तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाने की और ना ही आप ऐसे समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि इंस्टाग्राम पर मीशो क्रिएटर क्लब के नाम से एक पेज है। अपने मीशो के अकाउंट को आपको उससे जोड़ लेना है, उसके बाद आप सेल शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल्स आप अगर लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारे पेजेस पे, यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएंगी और काफ़ी सारी नॉलेजेबल हैं। हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन वो कर दें वहाँ पर। और बाकी मैंने आपके साथ आपके कमेंट वाले सेक्शन में ही अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अटैच कर दी है। आप वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जितना हो सकता होगा मैं वहां पर आपकी हेल्प कर दूंगी। जितनी मुझे इसके बारे में नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी यहाँ पर। अब दूसरा, यहाँ बर्तन वगैरह सारे धुल चुके थे और यहाँ भाभी ने नाश्ते के और लंच के लिए पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। हस्बैंड नीचे आने वाले हैं, ड्रायर की आवाज़ आ चुकी थी, तो यहाँ भाभी ने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। अभी फिलहाल भैया नीचे बैठे हुए हैं तो उनके लिए नाश्ता बन रहा है। जैसे ही वो नीचे आएंगे मेरे हस्बैंड, तो फिर मैं उनके लिए पराठे बनाने शुरू कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि हम दोनों ही अलग अलग बनाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है कि वो थोड़े पतले पराठे खाते हैं और भाभी के हाथ से थोड़े से पराठे हैवी बनते हैं, तो मैं पराठे फिर उनके लिए बना देती हूँ। अब यहाँ भाभी ने एक सैंडविच बना दिया था। आलू की सब्जी रात मैंने बनाई थी, जो सूखे आलू होते हैं, तो वही भरकर हमने यहाँ पर एक सैंडविच बना दिया था। और हमारे यहाँ पे तो सुबह के टाइम में जितने भी हाथ हो, जितने भी चूल्हे हों, उतने ही कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा भागम भाग रहती है ना काम की, कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और हमारे यहाँ पर मेन काम जो होता है वो सुबह का ही होता है। उसके बाद आप पूरा दिन फ्री होते हो, क्योंकि सुबह में फिर ये रहता है कि एक बार में ही सब्जी वगैरह बन जाती है। बच्चे इनकेस कुछ डिमांड करते हैं तो बन जाता है, अदरवाइज बच्चे भी फिर यही खा लेते हैं। अब यहाँ यही हो रहा था कि हाथ के हाथ भाभी भी जो सामान इधर उधर रखा हुआ था, अनयूज था, जो यूज नहीं होने वाला था, वो सब हटा हटा कर रखनी थी। बर्तन मैंने धो ही दिए थे और भैया ने नाश्ता कर लिया था और ये भी जा चुके थे अपनी दुकान पर। भाभी ने इनको भी नाश्ता करा दिया था और पैक करके खाना दे दिया है हमने इन्हें। अब यहाँ बारी थी हमारे नाश्ते की, तो अब मैं, मम्मी और ये बैठकर नाश्ता करेंगे। अब यहाँ बहुत सारे काम आप लोगों के साथ शेयर करने थे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ मन की बात थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज थोड़ा सा काम मैं अपना स्किप कर दूंगी आप लोगों के साथ दिखाने के लिए। बाकी आप लोग बताइएगा कि मेरी बात से आप कितने ज़्यादा सहमत हैं। पहली बार मैं आप लोगों के साथ वन ऑन वन कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि मेरी बात से आप कितना ज़्यादा सहमत हैं और कितने ज़्यादा नहीं। और अब यहाँ रसोई का काम हो गया था ख़त्म और वापस मैं आ गई थी अपने रूम में, और उसके बाद जो भी बातें थी वो आप लोगों के साथ मैं एज इट इज शेयर कर रही हूँ दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा, आप लोग मुझे जानते ही हैं। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो आप लोग सब मुझे जानते होंगे, मेरे परिवार को भी जानते होंगे। और आज मेरा आप लोगों के साथ वन ऑन वन कनेक्ट करने का ये पहला मौका है। और रीजन भी यही है कि भाई मेरे मन में काफी सारे ऐसे सवाल जवाब चल रहे थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, पूछना चाहती थी, बताना चाहती थी। तो बस एक यही रीजन था कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ कनेक्ट कर रही हूँ। और देखिए, जो टॉपिक आज मेरा है, टॉपिक भी कह सकते हैं, मेरे मन की बात कह सकते हैं, जो काफी सारी जो मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं या मेरे परिवार में हैं या जो मुझे देख रही हैं, भाई वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाती ही होंगी। क्योंकि देखिए, सभी मैरिड हैं, तो कहीं ना कभी उनको भी ये चीज फेस करनी पड़ी होगी। और तो बस यही रीजन था जो मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ वन ऑन वन कनेक्ट कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दीपिका नागर और त्रिशा शर्मा के जो सुसाइड केस हुआ है उसके बारे में। आजकल इतना ज्यादा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इसका वो चल रहा है ट्रेंड में, कि बस हर दूसरी जो स्क्रॉल रील होती है या फोटो होती है वो उसी की आती है कि इसके हस्बैंड ने सरेंडर किया है या उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ देखिए, दो लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग लड़कियां हैं, अलग अलग शहर की हैं, अलग अलग स्टेट की हैं, अलग अलग प्रोफेशन की हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। लेकिन देखिए, दोनों का दुख दर्द एक ही था, वो था दहेज। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आती है, दहेज को इतना ज्यादा हाइप करा हुआ है आज की डेट में कि पढ़े लिखे लोग भी इतने ज्यादा वो हो चुके हैं लालची, कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
अब यहीं अगर मैं ट्विशा शर्मा की बात करूं, पहले तो देखिए वो अच्छी एक एक्ट्रेस थी और मिस भोपाल भी रह चुकी हैं, शायद रनर अप रही थी। कुछ उन्होंने कॉन्टेस्ट जीते हुए थे, भाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होते हैं तो वो उन्होंने जीते हुए थे। अब दूसरी बात करते हैं उनके जो परिवार वाले थे, भाई अच्छी फैमिली होगी। देखिए मैं इतना कुछ नहीं जानती, जितना भी न्यूज में आया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। अब क्या होता है, देखिए उनकी शादी हुई एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में, जहाँ उनकी जो सास थी वो जज रह चुकी हैं, हस्बैंड उनके लॉयर थे। मुझे उनके फादर इन लॉ के बारे में नहीं पता, लेकिन ये देखिए इतनी एजुकेटेड फैमिली होने के बाद भी उन लोगों ने उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया कि उनको एंड में आकर ये देखिए स्टेप उठाना ही पड़ा। अब क्यों उठाया है, किस लिए उठाया है, क्या रीज़न्स होंगे, देखिए वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ अगर दीपिका नागर की हम बात करें, वो भी अपने टाइम की 12th की टॉपर रह चुकी हैं, पढ़ाई में अच्छी थी और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती थी। 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की उनके माँ बाप ने शादी करी थी। और अभी भी उनके जो ससुराल वाले थे वो दहेज की डिमांड कर रहे थे, उनके पति को भी अरेस्ट कर लिया है, वहीं त्रिशा के हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लिया गया है, उसने खुद सरेंडर किया है। अब यहाँ बात बात ना यहाँ पर देखिए ये आती है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, देखिए भगवान की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से मैं बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड हूँ और वेल सेटल्ड थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड है, कभी उन्होंने इस चीज के लिए, मेरे ससुराल वालों ने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो इस तरह का टॉर्चर सह रही हैं। अब वो क्यों सह रही हैं, किस लिए सह रही हैं? देखिए वो लोग, वो हो सकता है कि भई अपनी फैमिली को अपने आप से थोड़ा-सा ऊपर रखती हूँ कि भई अगर हम लोग बताएँगे या इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, तो वो परेशान होंगे। या कोई बच्चा हो, बच्चे की वज़ह से साथ में रह रहे हों वो लोग, या जितनी भी प्रताड़ना है वो सह रही होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भई कि जहाँ माँ-बाप इतना पैसा बच्चों की शादी में लगाते हैं, इतना पैसा बच्चों को दहेज में देते हैं, उतना पैसा लड़की के ऊपर क्यों नहीं लगाते? मुझे ये समझ में नहीं आता। 1.5 करोड़ रुपया आप अगर अपनी लड़की को देते हैं, लड़के लड़की के ऊपर लगाते हैं, उसके नाम करते हैं, उसको मकान खरीद के देते हैं, तो वो लड़की एटलीस्ट सेल्फ इंडिपेंडेंट तो रहेगी। कुछ बिजनेस करके दे दो आप उस लड़की को उस पैसे का। इतना दहेज देना ही क्यों है? दहेज देंगे तभी तो दहेज की प्रथा आगे बढ़ेगी। सरकार की तरफ से तो भई दहेज प्रथा बंद है, लेकिन फिर भी परिवार वाले जो ससुराल वाले हैं वो माँगते ही माँगते हैं, पता नहीं क्यों? और देने वाले भी भई इतना देते हैं कि सामने वाले की नीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब 1.5 करोड़ रुपए में दीपिका नागर की शादी हुई थी। स्कॉर्पियो दी है, फॉर्च्यूनर की डिमांड करी थी। ये लालची तो हुआ इंसान का। अब आप ये देखिए कि स्कॉर्पियो भी कोई कम नहीं आती, 1.5 करोड़ रुपया कोई कम नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको लालच था कि 50 लाख रुपया और चाहिए और फॉर्च्यूनर और चाहिए उन लोगों को। भई क्यों चाहिए? हाँ, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग भाई मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता हैगा कि अगर ससुराल में जाकर लड़की को ये सुनना है ना कि ये तेरा घर नहीं है, तू अपने बाप के घर से क्या लेकर आई थी, क्या लेकर जा रही है और ये दिया है तेरे बाप ने, अभी और पैसा माँग, अभी ये सब माँग। तो भई इससे अच्छा हैगा कि शादी मत करो, और अगर आप कर रहे हैं शादी और दे भी रहे हैं, तो वही लड़की के नाम कर दो। अब दूसरी बात आती है ट्विशा शर्मा की, भई वो अपने टाइम की जो भी रहा रही हैं, मतलब मिस भोपाल, एक्स भोपाल रही होंगी, तो उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो कहीं न कहीं वो उन्होंने जीता था या रनर अप रही थी। अब एक तो देखिए वो पढ़ी-लिखी इंडिपेंडेंट थी, एक्ट्रेस थी, मूवीज़ में भी वर्किंग करती थी वो। अब ये देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी इंडिपेंडेंट लड़की होने के बाद भी उसने सुसाइड कमिट किया है या उससे करवाया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या तो उसको मारकर फेंका गया था, ठीक है? और अगर इतनी ही लड़की इंडिपेंडेंट थी तो वो उनके यहाँ दबकर क्यों रह रही थी? नहीं समझ में आ रहा। लड़की शादी करती है, 100 सपने सजाती है, सोचेगी कि मैं ससुराल में जाके ऐसे रहूँगी, अपने पति के साथ 100 सपने देखूँगी, 100 सपने जिऊँगी। लेकिन उसके बाद भी उसके साथ क्या होता है, एंड में आकर उसको टॉर्चर किया जाता है सिर्फ पैसों के लिए। मुझे नहीं समझ में आती ये चीज़ है कि पैसे के लिए लड़की को टॉर्चर क्यों किया जाता है? क्या लड़का आपका इतना काबिल नहीं है कि वो अपनी जो बहू है, अपनी वाइफ है, अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, या फिर परिवार वाले उस चीज को सपोर्ट करते हैं, तभी तो लड़का इतना आगे ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए एक लड़की अपना पूरा परिवार, अपने माँ बाप, अपने 100 सपने छोड़कर, अपनी जो करियर की इच्छाएं होती होंगी, अपने जीने की जो इच्छाएं होती हैं, उनको खत्म करके वो ससुराल आती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी खुशी से शादी नहीं करती, वे अपने परिवार के लिए शादी कर देती है, अपने माता पिता के लिए शादी करती ही करती है, और 50% 60% लड़कियों की शादी इसी वजह से ही होती है।
बहुत सी लड़कियां आज की डेट में ऐसी हैं कि भाई इंडिपेंडेंट होना चाहती है, उसके बाद शादी करती है। तो वो चीज दोनों अलग सिनेरियो हो गए। लेकिन एक नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं तो मोस्टली लड़कियों का यही रहता है कि वो अगर शादी करती हैं तो 100 सपने अपने खत्म करके और जो पति के साथ जो सपने उनको जीने होते हैं वो लेकर वो अपने ससुराल आती है कि भाई मैं इस तरह से अपने ससुराल में रहूंगी और अपने पति के साथ इस जीवन को जीऊंगी, अपने पति के लिए ही सब कुछ हो जाऊंगी, सब कुछ समर्पित उसी को करूंगी। ठीक है, मोस्टली लड़कियों की जो माइंडसेट होता है वो यही होता है शादी से पहले और शादी के बाद भी। लेकिन उनके साथ क्या किया जाता है, उनको 100 ताने दिए जाते हैं कि भाई तू ये नहीं लेकर आई है, तेरे परिवार वालों ने हमें ये नहीं दिया, तेरे परिवार वालों से तू अब ये मांग वो मांग, तुझे ये नहीं सिखाया, तुझे वो नहीं सिखाया। तो वहां लड़की का आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूँ लड़की के माँ बाप की, तो 100 तरह के कर्ज लेकर वो लड़की की शादी करते हैं, जीवन भर की कमाई पूंजी उस पर लुटा देते हैं शादी पर। 1 डेढ़ करोड़ रुपया हो या 10 लाख रुपए हो, कुछ भी हो, वही गरीब से गरीब लड़की की भी शादी होती है और अमीर से अमीर लड़की की भी शादी होती है। सब माँ बाप अपने हिसाब से करते ही करते हैं। लेकिन एंड में उनको क्या मिलता है, वो सुसाइड करी हुई लड़की, जिसको वो कभी जीवन में दोबारा देख भी नहीं सकते, दोबारा नाम भी नहीं ले सकते, सिर्फ यादों में ही रख सकते हैं उस लड़की को। कभी ये भी सोच लिया करें ससुराल वाले कि भाई अगर खुद की लड़की हो, अगर उसके साथ ऐसा कुछ किया जाए तो फिर क्या होगा। और ये जो केसेस हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों परिवारों में ही लड़कियां नहीं थी, तभी उनको ऐसा लगता है कि भाई लड़की तो लड़की ही है, उसका क्या होगा, अगर खत्म हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारी क्लिप्स मैंने देखी हैं उसकी सास की भी, तो जो इतना ज्यादा अनशंट बोल रही हैं, इतने गलत बयान दे रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस माइंडसेट की लड़की है। बीइंग अ वुमेन, वो एक लड़की के लिए ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकती है, और जबकि इतनी उच्च अधिकारी टाइप की जो उनकी पोजीशन थी जज की, रिटायर्ड जज है वो इस तरह के स्टेटमेंट दे कैसे सकती हैं, अपनी इमेज को इतना ज्यादा कैसे खराब कर सकती है। किसी लड़की के लिए इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। लड़की तो आ जाती है भाई ससुराल में अपना सब कुछ छोड़कर, लेकिन क्या लड़के जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई, लड़के कभी नहीं जानेंगे अपने माँ बाप को छोड़कर। आप कभी भी किसी भी लड़के से कह कर देखिए, सबसे पहले वो यही कहेगा कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो फिर लड़की से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाएगी। और वो आती भी है, सब कुछ करती भी है उसके माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप को भूल कर। उसके बाद भी उसको क्या मिलता है? एंड में आकर उसको सिर्फ यही मिलता है कि उसको इतना प्रोवोक कर दिया जाता है, इतना ज्यादा परेशान कर दिया जाता है कि एंड में आकर उसको सुसाइड करने के लिए कदम उठाना ही पड़ता है। तो मेरी सारी माता-पिताओं से यही एक रिक्वेस्ट है कि इन केस अगर आपकी लड़की किसी भी रिश्ते में परेशान है, शादी के रिश्ते में परेशान है, ससुराल में परेशान है और आपको अगर फ़ोन करके ये बताती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ मेरे ससुराल वाले ताने देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मारते-पीटते हैं, तो प्लीज़ उसको समझाइए मत, प्लीज़ मत समझाइए। उसको एक बार भी मत समझाइए कि नहीं बेटी तेरी डोली यहाँ से उठी है, तुझे तेरी अर्थी यहाँ से उठेगी, यही तेरा घर है, हमारा समाज क्या कहेगा। देखिए समाज तब भी आपको नहीं छोड़ने का और तब भी आपको नहीं छोड़ने का। समाज तब आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा था ना, जब लड़की आपकी पिट रही थी ससुराल में। तो फिर अब समाज के बारे में आपको सोचना ही क्यों है। आपकी लड़की कम से कम जिंदा तो वापस आएगी अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा सिर्फ यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन केस अगर आपकी लड़की आपको फोन करके बताती है कि आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर ये मारपीट करते हैं, मुझे इस चीज के लिए ताने देते हैं, ये डिमांड करते हैं, तो उसको वहां ससुराल में जाके हाथ जोड़ के ससुराल वालों के सामने रिक्वेस्ट करके उसको वहीं रहने के लिए, मतलब रिक्वेस्ट मत कीजिए, उसको अपने साथ ले आइए। मरी हुई लड़की से अच्छा है आपकी तलाकशुदा लड़की, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो मेरी सबसे ही यही रिक्वेस्ट है, प्लीज लड़कियों को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए आज के टाइम में कि उसको अपने आप को ना मारने के लिए ही थोड़ा सा वो करना पड़ जाए कि उसको खुदकुशी करने के लिए खुद को ही प्रवोक करना पड़ जाए। मुझे नहीं समझ में आता। मैं एक ये चीज सोचती हूँ कि जिस टाइम कोई इंसान सुसाइड करता होगा उसके दिमाग में कितनी सारी चीजें चल रही होती होंगी, मतलब उसके दिमाग में कितनी बातें चल रही होती होंगी जो इतना बड़ा वो कदम उठा लेता होगा। कुछ तो ऐसा होता होगा ना उसके साथ, कुछ तो उसके दिमाग में ऐसा चल रहा होता होगा तो उसको सुसाइड करना इतना ज्यादा अच्छा और सही डिसीजन लगता होगा कि वो अपने परिवार को छोड़कर, कहीं ना कहीं उसके परिवार की, लड़की के परिवार की तरफ से भी देखिए यही समझाया जाता है हमेशा कि नहीं लड़की तुझे वापस नहीं आना। परिवार वाले मोस्टली यही कहते हैं कि नहीं अब वही तेरा घर है। मोस्टली लड़कियां यही सोचकर अपने ससुराल में परेशान हो रही हैं आज की डेट में कि नहीं हमारे परिवार वाले हमें नहीं रखने की। क्यों नहीं रखने की भाई? 25 साल जब तुमने रख लिया तो और रख लो उसको, कम से कम मरी हुई लड़की तो नहीं आने की ना, मरी हुई लड़की की लाश तो नहीं आनी। दोनों ही लड़कियों के जो परिवार वाले हैं ससुराल पक्ष पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी लड़की को मार दिया।
हमारी लड़की को परेशान किया, हमारी लड़की को इस तरह से इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। लेकिन यही परिवार वाले, मैं दोनों तरफ से ये बात कर रही हूँ, यही परिवार वाले तब कहाँ थे जब लड़कियां फोन करके बुलाकर बता रही थी कि भाई हमारे परिवार वाले, हमारे ससुराल वाले हमें परेशान कर रहे हैं, हमें यहाँ से ले जाओ। दोनों ही लड़कियों ने अपने परिवार को पहले ही बताया था कि हाँ ये लोग इतनी चीज की डिमांड कर रहे हैं या मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है। तब क्यों नहीं गए वो लोग बचाने के लिए अपनी लड़कियों को? समाज का डर था ना उन लोगों को कि समाज क्या कहेगा। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि भाई समाज क्या कर रहा है तुम्हारे परिवार के लिए। जब तुम भूखे हो तो तुम्हें रोटी देने नहीं आ रहा समाज, तुम्हारी लड़कियां पिट रही हैं तो तुम्हारी लड़कियों को बचाने के लिए नहीं आ रहा है समाज, जब तुम्हारी लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं तो उनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है समाज, तुम्हारी लड़कियां जा रही हैं, ठीक है। कोई समाज तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने का, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए नहीं आने का। समाज का काम है सिर्फ बात बनाना, और वो मर जाएंगी लड़कियां तब भी बात बनाने के लिए आएगा, और जब जिंदा रहेंगी तब भी बात बनाने के लिए आएगा। लड़कियां तब भी बात बनाए, जब समाज तब भी बात बनाएगा जब आपकी लड़कियां तलाक लेकर घर पर आ जाएंगी, ठीक है। और समाज तब भी बात बनाएगा जब लड़कियां आपके ससुराल में पिट रही होंगी। समाज का काम ही यही है। स्टैंड आपको लेना है आपकी लड़कियों के लिए, ठीक है। दोस्तों आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग जितने भी लोग मेरी बात से सहमत हैं प्लीज कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे इसी टॉपिक पे कुछ और बात कर पाऊँ आप लोगों से। ये सिर्फ मेरे मन की बात थी, क्योंकि इतना ज्यादा आजकल इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा है कि मैं अपने आप को पता नहीं क्यों रोक नहीं पाई आप लोगों के साथ वन ऑन वन करने से, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप मिला हुआ है इन दो केसेस को। केसेस काफी सारे हुए हैं, लेकिन ये दोनों केसेस कह लीजिए हाई प्रोफाइल्ड हैं, इस वजह से हो सकता है कि इतनी ज्यादा इन लोगों को हाइप मिली हुई है इन दोनों केसेस को। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरी बातों से कितना ज्यादा सहमत हैं। और मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा।